ये तुम्हारा इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे दो यहाँ पे उदाहरण संक्षेप में देने दो। एक हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है, मचली रही आज महलन मादाई, झगड़ी रही आज महलन मादाई। राम के जन्म के समय दाई मचल गई। अब दाई की कोई यहाँ पे जाति तो बताई नहीं गई है। वहां तो जी चलो है समोलन, पटिहारन, मालन सब जाति है, यहाँ पे दाई है, लेकिन दाई रूठ गई। पहला ही मुखड़ा बड़ा अजीब है कि राम के जन्म में दाई रूठ जाए। और तीनों रानी आके मनाती हैं, शेर भर मोती लई आई कौशल्या रानी, हाथन के मुंदरी उतारे कई रानी वाह, अरे वाह न लई वह दाई, मचली रही आज महलन मादाई, झगड़ी रही। रानी आके मना रही है कि भैया तुम आशीर्वाद देके जाओ, प्रसन्न होके जाओ, राम का जन्म हुआ, तुम रुष्ट क्यों हो, मंगल कैसे होगा तुम यदि नाराज हो जाओ। लेकिन दाई रूठी हुई है। अंत में दशरथ आते और कहते हैं, अरे जो तुम दाई कुछ हो न लई हो, अरे लई जाओ राम उठाई, मचली रही आज महलन मादाई। दशरथ कहते हैं कि तुमको यदि कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें गाने में सुमित्रा जो है कपड़ा भी लेके आती है, रानियां तुमको धन हार सब दे करके हार गई मना के, तुमको कुछ नहीं चाहिए तो एक काम करो, सबसे बड़ी संपत्ति निधि इस समय मेरे पास रघुनंदन है, तुम इन्हीं को लेके चली जाओ, प्रसन्न होके तो जाओ, आशीर्वाद देके जाओ। ये दसों दिशाएं जिन्होंने जीत ली हो, ऐसे दशरथ हाथ जोड़ करके दाई से। लोग कहते हैं समाज में जाति कल्पना थी, हर एक वर्ग का, हर व्यक्ति का सम्मान न था, यही था राम राज्य, यही है राम राज्य, जहां पर एक व्यक्ति धोबी की बात कही हुई को राम एक अपने दिल पे इसलिए लेते हैं कि प्रजा को यदि कष्ट है तो मैं अपने सुख को तिलांजलि देता हूँ। ये इस राम राज्य का क्या अर्थ है कि एक भी व्यक्ति, छोटा है बड़ा है कोई भी हो, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उसका सम्मान है। लोक गीतों में तो भरा पड़ा है, जो गीत आप कह रही हैं, छाप का पेड़ छियुलिया पतवाना गही बर हो, ढाक के पेड़ के नीचे खड़ी हुई है हिरणी, और कौशल्या से कहती है कि तुमने मेरे हिरण का तो वध करा दिया अपने पुत्र मुंह में, लेकिन याद रखना कि मेरे कभी यही हिरण ही कारण बनेगा तुम्हारे अपने पुत्र से वियोग। और तब कौशल्या क्षमा मांगती है, अभय दान दो, अभय दान दो। अब ये गीत किसने रचे? ये हमारे समाज ने रचे, दिखाने के लिए कि राजा भी है तो जाति पात तो छोड़िए, जीव की बात भी सुननी पड़ेगी। हिरण भी यहाँ एक प्रजा का प्रतीक बन करके सामंतवादी अत्याचार के खिलाफ खड़ा। ये हमारे यहाँ कल्पना किसी साहित्यकारों ने नहीं लिखा, हमारे यहाँ स्त्रियों ने रचे इन गीतों। बिल्कुल कि बिल्कुल। हिरनी इस समय एक प्रतीक है प्रजा का, कि वो आकर के कहती है कि भाई, जब वो कहती है माँ कि मैं खाल तो दे दो, सब कुछ हो गया, खाल, कहती खाल भी नहीं मिलेगी। तो ये गीत जिन्होंने रचे, लोग आज कहते हैं कि संकुचित दृष्टि है, इतनी व्यापक दृष्टि हमारे पूर्वजों की थी। गाने मिलते हैं जहां पे रुक्मणी को चातक नसीहत देती हुई जाती है कि ये चात उसके मणिमाला खो जाती है रुक्मणी की, और यमुना में गिर जाती है झूला झूलते हुए, झूला झूलते हुए तो वो देखती चातक आसमान में उड़ रहा है, अपने प्रेमी को ढूंढ रहा है जोड़ा। वो तो आपको पता है चातक अपने उसको व्याकुल होके प्रेम में, और रुक्मणी कहती है, अरे तुम कैसे उड़ रहे हो, तुम्हें नहीं दिखता कि मेरा जो हार है वो जा गिरा है यमुना में, जाओ जल्दी से पहले अपना उसको ढूंढ के लाओ। और चातक तिरस्कार की भावना से रुक्मणी से कहता है, एक हार नहीं 10 हार न्यौछावर है, तुम्हें हार की पड़ी है, हार तो आ जाएगा, मेरा चातक आज नहीं मिला तो मैं उसके बिना जीवन कैसे काटूं। ये झकझोरने वाले और हम लोगों को ज्ञान देने वाले, यहाँ पर रुक्मणी को या कौशल्या को जो ज्ञान मिल रहा है, एक पंछी से मिल रहा है, एक हिरन से मिल रहा है। तो जो जाति पाति में हम लोगों को अभी भी बांधने की कोशिश करते, उनको ये गीत समझने चाहिए कि हमारे पूर्वजों की तो इतनी व्यापक दृष्टि थी कि हमारे यहाँ तो, आप तो आपके यहाँ भी होता है, जो हमारे यहाँ माटी मांगुर होता है, जब हमारे यहाँ पर देव जागृत किए जाते हैं, पितरों को न्योतते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में हमारे यहाँ सबसे पहले तालाब की ताजी मिट्टी को लाते हैं
और मिट्टी को कोड़ करके उसमें पुरखों को न्योतते हैं, चैतन्यता का वहां पर आवाहन करते हैं। तो और ज्ञात अज्ञात सारे पूर्वजों को उसमें स्मरण करते हैं। तो जहां ऐसी दृष्टि रही है कि हम सबको साथ लेकर के चले, वहां ये बांटने की वाली बात अज्ञानी ही कर सकता है। कोई यदि लोक गीतों का विधिवत अध्ययन कर लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर तो जाति पात कुछ रहा ही नहीं। आप देखिए हमारे यहाँ और एक चीज मैं एक और करेक्ट करना चाहती हूँ शुभ रास्ता, क्योंकि आपके ऐसे लोग देखते हैं, मैं चाहती हूँ बात जाए। मैंने लोकगीतों का, अवधि भोजपुरी लोकगीतों का जो वर्गीकरण देखा शुरू से टेक्स्ट बुक्स में, तो मैंने देखा जातीय गीतों के रूप में किया था, और मेरा उससे विरोध है। मेरा ये मानना कि ये श्रम गीत जिसकी जो कार्य जैसा था उसके हिसाब से वैसे गीत बनते चले गए, और वैसे ही शायद जातियों का नाम पड़ गया। जैसे गरेड़िया गीत हैं, तेलियों के गीत हैं, कोल्हू के गीत हैं, केवट के गीत हैं, कुम्हार के गीत हैं, कहार के गीत हैं। कहार के गीत से तो बालू रेतिया डगरिया चलब कैसे बालू रेतिया, और यहाँ से उनके चलने की जो गति है वहां से फेंका है। धोबिया गीत जहां पर वो दुनिया भर का मैला साफ कर रहा, और वो थक करके जब चूर होता है तो वो निर्गुण के कुछ बिंब को लेकर के गीत रचता, या सिर्फ श्रृंगार के। अरे जुड़ाला बलमा, मैं धोबिया सुना रही हूँ। अरे जुड़ाला बलमा रे जुड़ाला बलमा, हमरी अचरा के छैया जुड़ाला बलमा, हमरी अचरा के छैया जुड़ाला बलमा। अरे 4 महीना रहे गर्मी के दिनवा, गर्मी के दिनवा रे गर्मी के दिनवा। अरे झूला द बलमा, अरे झूला द बलमा रे झूला द बलमा, हमके बेनिया रे धौले से झूला द बलमा, हमके अचरा के छैया झूला द बलमा। ये गीतों को जब हम गाते तो मैं तो मंच पे पेश करती हूँ सब गीतों को, कहार गीत भी गाती हूँ, सब गीत को गाती हूँ, और इन गातों पासियों के गीतों को गाती हूँ। और गाना चाहिए। एक बहुत दुखद पक्ष इसका एक और आपको बताऊं कि गांव में, कस्बों में आप जा करके, जैसे मेरे रिसर्च ओरिएंटेड जब मेरी एक वो रहती है, मैंने 20-25 साल पहले निजामाबाद में आजमगढ़ में कुम्हारों के गीत सुने, और मैं अभी कुछ वर्ष पूर्व जब गई तो उनकी बहुएं सब हंस रही थी, और मैंने कहा तो एक शोर सुना दिया उन्होंने, दूसरा वो लड़कियां लड़कियां बोली तो उन्होंने एक फिल्म का गाना सुना दिया। और ये इतना दुखद है कि गांव में जिस तरह से लोप हो रहा है, और वहां भी लोप होने का कारण क्या है, जो मैंने बताया कि सन 70-80 में हमारे यहाँ स्टिग्मा हो गया, वहां पर स्टिग्मा दूसरा है कि हम इन गीतों को गाएंगे तो हमारी पहली बात तो जात पता चल जाएगी, कोई नहीं बताना चाहता, और उसको वो एक हीन भावना से, हीनता की निशानी मानते हैं। तो वो भी नया, वो तो गांव शहर ज्यादा होना चाहते हैं, वो महानगर होना चाहते हैं। और संस्कृति का एक जो आप यदि कहें उनसे कि भाई वो इन चीजों से अपने आप को जोड़ने में उन्हें लगता है हमारी जात भी पता चलेगी और हम पिछड़े हुए समझे जाएंगे। ये आजादी के बाद हमने, शुभ रास्ता, इतिहास में हम लोग जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो नगर समाज, ग्राम समाज का अलग अलग जीवन, अलग अलग प्रशासन, अलग अलग जीवन शैली, नागर शैली अलग, ग्राम शैली अलग समझते थे। आजादी के बाद हमने शहरों को तो शहर बनाना चाहा, गांवों को भी ये नहीं महसूस कराया कि ये ग्राम संस्कृति पूज्य है, यही असली भारत है। उनके मन में भी ये भीन भावना ले आए कि भैया जो है भैया बाबू सब वही हो जा हो था सही, ये सब तो वो भी शहर बनने के लिए तड़प उठे। लिहाजा गांव में कोई रहना नहीं चाहता। शासन, सरकार ने इतने सालों में यदि ग्राम में बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की थी, कोई क्यों आता। इतनी लंबी संख्या में हम लोग प्रवासी भाइयों को कोरोना में अपने घर लौटते हुए देखा। सुखन कोई अपना घर नहीं छोड़ करके जाता, कोई नहीं अपना घर छोड़ करके जाना चाहता। लेकिन अभी जब बिजली की, मैं आपको बहुत भेदभाव की बात बता रही हूँ कि छोटे थे हम लोग तो हम लोग ये सुनते थे कि जब बिजली आती थी, कटती थी बिजली, और बिजली जब आती थी तो उसमें अखबार में छपता था कि शहरों को 12 घंटा और गांव को शाम के समय 4 घंटा और 3 घंटा सिंचाई की।
यानी भेदभाव तो वहीं से शुरू कर दिया ना। क्या गांव में जो रहते हैं उनका जीवन नहीं है, या उनको जरूरत नहीं पड़ेगी? तो ये सिंचाई, चूंकि फसल खानी है इसलिए सिंचाई के लिए 3 घंटा खोलेंगे। ये आपको मैं 70-80 की बात बता रहे, जब यूपी की बोर्ड की परीक्षा भी हम लोग डिबरी चला करके किए। बिजली आती नहीं थी उस जमाने में गोरखपुर में, मैं बात बता रही हूँ आपको, 82 में हमने 10th किया। लाइट का आना बड़ी बात थी, बिजली होती ही नहीं थी। और जी तब जी। हम लोग समझते थे कि शहर और गांव में ये भेदभाव है। तो वही जीवन शैली देखने में तो गीत संगीत उससे कैसे अछूते रह जाएगा? कि जब आप आज वहां पर यदि आप चाहें पारंपरिक गीतों में, तो ऋतु गीत तो मिल जाते हैं बढ़िया, आपको आज भी होली का फाग, डेढ़ ताल, चौताल, कजरी, झूला, ये मिलेगा। लेकिन जातीय श्रम गीत धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि तो श्रम भी कम हो रहा है। अब गांव में भी चक्की लग गई है, मशीन लग गई है, तो अब गई। चक्कियां पीसी नहीं जाती। अभी रोपनी चल रही थी, मैं भी मिर्जापुर से लौट रही थी, जी तो जी। मैंने उतरी और मैंने लिया। तो मैंने उनसे कहा कि भौजी तनी कोनो रोपनी सुनावा हो भौजी। और जो लोग हमारे इसको देख रहे हो रोपनी ना समझे, रोपनी माने धान की बुआई, प्लांटेशन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन जी। तो पैडी फील्ड, तो उसका उसकी जो गाने गाए जाते हैं, उसको मैंने कहा, तो उन्हें गाने नहीं मालूम थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में तो इन गानों का संचयन अ, और बड़ी भूमिका शायद बन जाती है कि ये सहेज करके रखें कि एक जीवन शैली है, और उनको इस गौरव का एहसास वहां भी दिलाएं कि ये जी। आप खाती हैं। आप जिन गानों को आप भूल रहे हैं, नजरअंदाज करना चाह रहे हैं, ये तो हमारी उस वो परंपरा की वो कड़ी है जो हमको अपने अ, अतीत से, हमारे अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा से जोड़ती है, गानों की सबसे बड़ी कड़ी। क्या किया जाना चाहिए मालिनी जी हम जैसे युवाओं के लिए, जो आप जैसों के जीवन से बहुत इंस्पायर होते हैं और कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में, क्या करना चाहिए हम लोगों को ताकि जो जो शुभ्रांशा, विरासत है। जी। पहले तो आपको मैं बोलना चाहूंगी, आप तो खुद बहुत अच्छा कर रही हैं। आप तो यू यू आर योरसेल्फ लिविंग इट। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि आपने खुद जी कर दिखाया है। मेरी आपसे जब पहली बार भेंट हुई थी तो आपने कहा था आपको शौक है और आपकी दादी गाती हैं, और अब मैं आपको देखती हूँ आप लगातार गाती हैं। तो और क्यों नहीं, इंसान को मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। आपके पास घर में थाती है। मैं बार बार, मुझसे लोग कहते हैं गुरुकुल खोल लीजिए, सिखाना शुरू करिए, तो मैं कहती हूँ सबको कि भैया, मेरी सारी जो उदाहरण शुरू होते हैं ताई जी से क्यों शुरू होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि अ, आप सबके भी घर में है, ये नैसर्गिक है। आप भी अपनी दादी के पास बैठकर सेवा करें तो मेवा मिलेगा। इतने गानों के उनके पास भंडार है। और हर गांव, हर कस्बे, हर अंचल की गीत संगीत का खजाना भी अलग है। तो इतना बिल्कुल। इसमें वैविध्य है कि आपको कितना कुछ नया भी जानने को मिलेगा। मुझे लगता है कि पहली बात तो यही करें, और सबसे बड़ी बात, चूंकि अब तो हर व्यक्ति इस समय एक प्रोड्यूसर हो गया है। फोन आने से हर व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एडिटर है, एंकर है, सब कुछ है। तो आप उस चीज को लेकर के आए करें। बट हाँ, इस तरह की रैंडम चीजें बहुत हो रही है। इस पर योजनाबद्ध ढंग से यदि काम हो, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन सोच में आना चाहिए कि नई पीढ़ी के लोगों को ये लगे कि पहली बात तो ये कि इन गानों में ये सिर्फ मनोरंजन के गाने नहीं, ये एक जीवन दर्शन, वे ऑफ लाइफ। जैसे हम भारतीयता को और हिंदुइज्म को कहते हैं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सिमिलरली फोक सॉन्ग्स, इंडियन फोक सॉन्ग्स आर अ वे ऑफ लाइफ, हाउ आवर एंसेस्टर्स लिव देयर लाइफ, देयर बिलीव्स, देयर आइडियोलॉजीज, देयर फिलोसफी, उनके हिसाब से क्या कर्म था, उनके हिसाब से क्या जीवन दर्शन था, ये सब गीत बताते हैं। और यहीं पर गीता भी है, यहीं भागवत है, यहीं पर सारे पुराण और वेद हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप कोई भी उठा करके गीत देख लें, सारे बड़ा सा बड़ा जीवन दर्शन आपको वहीं पे मिल जाएगा। एक जो हमारे यहाँ गाया जाता है निर्गुण, मैं आपको एक निर्गुण बताऊं, उसमें झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी अच्छा। को माया का प्रतीक बनाया गया है। झुलनी का रंग साचा हमार पिया, माया और ब्रह्म पुरुष की वार्ता। झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, मेरा तो आसक्ति है, मेरा तो मन वहीं लगा है। कैसा है? 5 रतन से बनी रे झुलनिया,
दई अग्नि का चाह मार पिया। 5 एलिमेंट्स, और अग्नि से पवित्र होकर की झुलनी बनी है। झुलनी माने नथ, भाई लोग जिनको नहीं पता उनके लिए। और 5 रत्न है, यानी कि उसमें हीरा है, सोना है, मोती है, सब रत्न से बनी है। और आभूषण भी सोने में आग में गला के ही बनता है। आगे वो कहती है, एही सुर एही झुलनी पर सब जग मोह है, एक न मोहे साईं राजा हमार पिया। पूरी दुनिया इस पे आसक्त है, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं पड़ती। उसकी पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सुर नर मुनि सब पहिरे झुलनिया, माया से कोई नहीं बचा। सुर नर मुनि सब पहिरे झुलनिया, कोई न जग में बचा हमार पिया। माया से कोई नहीं बचा। अंत में ब्रह्म उसको क्या सीख दे के जाते हैं, जतन से रखियो गोरी तोहरी झुलनिया। जतन से रखियो, बहुत संभाल के रखना अपनी इस झुलनी को। जतन से रखियो गोरी तोहरी झुलनिया, क्यों? फिर न मिले ऐसा ढांचा हमार पिया, फिर न मिले ऐसा ढांचा हमार पिया। 84 लाख योनि के बाद ये मानव, ये माया भी है तो भी इसको संभाल के रखना, क्योंकि ये काया फिर नहीं मिलेगी। यानी कि सत्कर्म में इसका प्रयोग करो, अच्छा करो, अच्छा सोचो। बड़े बड़े गूढ़ जीवन दर्शन जो हमारे यहाँ सोचे जाएं, कहे जाएं, उनको हमारे यहाँ पर ऐसे गा करके बस कह दिया। 5 तत्व है तो नारियल 5 ही पूजे जाएंगे। 9 का अंक आप देखिए, किस नारियल है तो 9 ही नारियल होंगे। ये जी सारी ज्योतिषीय 5 जो अंक है हमारे ज्योतिष का माना गया। तो पंचमी, सारी पंचमी पूज्य मान ली गई, नाग पंचमी पे भी पूजा मान ली गई। ये हर चीज बहुत तार्किक दृष्टि से घर में बता दिया गया कि जल में भी तुलसी डाल दो तो ये प्रसाद हो गया। बच्चों को इसी बहाने तुलसी खिला करके एक अमृत और एक तरह से निरोगी रहने का आशीर्वाद। तो ये कहीं ना कहीं पूरी जो ज्ञान परंपरा हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखी कही, वो सब लोग गीतों में मौजूद है। और किसी दिन, क्योंकि आज तो बहुत बड़ा अपने कैनवस पूरा तय किया है, एक दिन मैं सिर्फ इसी एस्पेक्ट पे बात करूंगी शुभ रास्ता, कि हमारे यहाँ उपनिषदों ने जो कहा, जो हमारे यहाँ वेदों ने कहा, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े दार्शनिकों ने कहा, वो हमारी पुरखिनों ने गीतों में कैसे कहा। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर कभी भी बात करके बताओगे कैसे पूरा। जी नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं याद, जब आप कह रही है तो मुझे याद आ रहा है वाल्मीकि रामायण में जब डिस्क्रिप्शन है कि राम जी जब जाते हैं मिथिला, और नहीं, अयोध्या से जब बारात मिथिला जाती है, जो जो शुभ शकुन हुए हैं रास्ते में, बामे हाँ, बामे दहीने बोले काग है, यही तो दादियों के गीत में है। जब बिल्कुल राजा बिल्कुल रामचंद्र ऐलन बरियतिया बामे दहीने बोले काग है, कैसे, बिल्कुल मतलब ऐसा जो श्लोक है, मैंने कभी लिखा भी था शायद कि जो श्लोक है वो हमारे लोक से ही आया। और बिल्कुल श्लोक जो बोलना सीख गए, जिनको श्लोक पर एकाधिकार हो गया, उन्होंने कैसे लोक को एक तरीके से, अगर लोक की मैं भाषा यूज करूं तो लतिया करके लोक को बिल्कुल अलग कर दिया। ये बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है कि हम दोबारा इस चीज को गुणे समझें, ताकि जो दूसरी तरफ से आइडियोलॉजिकल विरोध जो आता है, जो सब कुछ जी। ध्वस्त करने की बात करता है, लेट्स एनाहिलेट, और तब हम नया नया नए रूप से चीजों की रचना करेंगे। तो देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, जो आप बात कह रही शुभ रास्ता, हमारे यहाँ पर मुझको लगता है, ये मेरी अपनी सोच है, मुझे बार बार ये लगता है कि चूंकि अस्तित्व पर संकट था, तो विशेष रूप से महिलाओं को एक कस्टोडियन बना करके उनकी भूमिका, जिम्मेदारी उन पर डाली गई कि ये संस्कृति को निर्वहन करने की अब जिम्मेदारी आपकी है, आप अब इसको आगे लेकर के जाएंगे। और इसीलिए अब बच्चों की खेल गीत देख लीजिए, बच्चों के पहाड़े पढ़ा दिए गए उसी बहाने। गुरुकुल तो चल नहीं सकते, घर में शिक्षा कैसे हो, तो पहाड़े 1 का 1.5 का सवैया का, आप देखिए सारी चीजें हम लोगों के यहाँ। जी जी या खेल गीत जो है पूरे, खंत मंत कौड़ी पावा कौड़ी ले में गंगा बावा, गंगा गंगा मैया बारू दीन, बारू ले बुझवा के दिन, बुझवा हमके घास दीन, घास ले नम दुद्धा ली, गैया के दिना गैया हमके दुद्धा, जबान साफ होती थी। ये चीजें हमारे यहाँ खेल खेल में
जितनी बड़ी बड़ी बातें हमारे यहाँ पर सिखाई गई, वो इसीलिए कि यदि गुरु नहीं आ पा रहे हैं या आपको आपकी शिक्षा पद्धति में कोई कमी ना आए, ये खुद ही गुरु बन गई। और आपने श्लोक और लोक का, मैं इसी तरह से कहती हूँ कि ये भी मंत्र है, लोकगीत भी अपने आप में मंत्र है, मंत्र की तरह पवित्र और मंत्र की तरह सिद्ध। सिद्ध न होते तो आज भी न रेडियो, टेलीविजन और वर्तनी लेखनी नहीं जानती थी औरतें, सिर्फ वाचिक परंपरा, सिर्फ ओरल ट्रेडिशन से इन्होंने उस चीज को कैसे सदियों पीढ़ियों कायम रखा। ये प्रणाम करना चाहिए और हम लोग को आजीवन कृतज्ञ रहना चाहिए अपने पुरखिनों के प्रति कि कैसे कैसे इन्होंने इस तरह की बातों को हमारे लिए, पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को गीतों के रूप में। अब जैसे आप सोचिए, वो हम लोग गाते हैं, बच्चे का जन्म होता है, चरुआ चढ़ाया जाता है, बच्चे के जन्म में क्या करें क्या ना करें कैसे करें, सारी विधियां गानों में लिखी हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। वो कहने को लोग सोहर गा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या खिलाया जाए, गरम खिलाया जाए जिससे कि दूध हो, किन चीजों का परहेज हो, जच्चा को क्या नहीं करना चाहिए, उन सब चीजों को गीत में बांध दिया। यदि कोई वैद्य नहीं है घर में, आप प्रसव करा सकते हैं उन गीतों को सुन करके, जो आप एक नव प्रसूता का पूरा ख्याल रख सकते हैं। ये जो पूरी ज्ञान परंपरा को भी गीतों के माध्यम से डालना, तो ये जो मुझे लगता है आपके जैसे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, जो नई पीढ़ी में इस पूरे योगदान का महत्व समझें, उस पर अध्ययन करें। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कुछ करें ना करें, सबसे पहले तो आदर करना सीखें, खारिज ना करें। आधा काम तो वही है, खारिज ना करें, सम्मान करना सीखें, और फिर चीजें तो होती चली जाएगी। और मैं बता रही हूँ कि वो सिर्फ सम्मान करना और खारिज न करना, यही एक इतना बड़ा स्टेप है। अगर लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठानों में पढ़ रहे हैं, खारिज नहीं करना, उस पर टॉक इनिशिएट करना आपके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा। उस स्ट्रगल में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम सब जूझें। आप जब कह रही थी मालिनी जी, तो एक चीज मुझे याद आ रही थी कि प्रसव की बात आपने की, और दाई माई और धाई का कितना जिक्र गीतों में है। हाँ, हर जगह हाँ, कहीं भी सगुन विचारने की बात होती है, धाई माई को बुलाया जाता है। और जो रिश्ता एक धाई माई का और प्रसूता का होता है, जिसमें कि वो और जनरली जो हमारी तरफ, मुझे अवध का और यूपी के ट्रेडिशन का नहीं पता, बिहार में हाँ, जी बहुत जी कुछ है। बहुत कुछ एक होगा। धाई माई जनरली आज शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आएंगे आजकल के, अगर हम वर्गीकरण में देखें तो। लेकिन उनका और हमारे घर की महिलाओं का जो संबंध है, वो बिल्कुल बराबरी का संबंध है। वो अपने पैर से मालिश करती हैं, किसी की भी, कोई कहीं की भी औरतें हो, वो जमींदार की औरतें हो या वो ब्राह्मणों की औरतें हो, धाई माई अगर आ गई तो वो उनकी माँ ही होती है, माँ के अलावा उनका कोई और रूप नहीं होता। इस तरह की जो सामाजिक परंपरा थी हमारी, इस तरीके का जो ऐतिहासिक इतिहास है ये सब कुछ, आपको क्या लगता है मालिनी जी कि क्यों ऐसा हो गया कालांतर में कि हम ऐसे मोड़ पे आज पहुंच गए हैं कि आज इन कास्ट कम्युनिटीज का नाम लेना भी सही नहीं है। अगर लोक गीतों में नाम आ जाता है तो आप पे एफआईआर हो सकती है कि आपने अपमान कर दिया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। इस ऐसा है ना, जब प्रॉब्लम से हम कैसे उभरें? सारा खेल दृष्टि का है। जब आपकी दृष्टि ही बहुत स्थूल रहेगी, सूक्ष्म रहेगी ही नहीं, आपको मूर्खतापूर्ण चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, आपको साजिशें समझ में आएंगी, आपको गहराई समझ में ही नहीं आएगी। तो ये उन लोगों का दोष ही नहीं, ये तो वो वैसे ही बने। आप देखिए हमारे यहाँ पर, जब आप जो आप बात कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे आ गई कि हमारे यहाँ पर इतना हो गया कि आज नाम नहीं ले सकते। देखिए, जिस समय आपने किसी भी नाम को यदि अपमानजनक बना दिया, तो फिर कोई भी व्यक्ति अपमानित तो नहीं होना चाहेगा, पहली बात। दूसरी बात, सम्मान दिलाना ये भी सरकार, सत्ता और समाज तीनों का काम है, ये एक का काम नहीं है। और ये एक बार में नहीं होता, इस सबको एक साथ करना होगा। मुझे लगता है बहुत सारी, चूंकि सभ्यताओं का हम पर शासन भी रहा, हम इतने झंझावातों से गुजरे हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं रूढ़िवादी और बहुत कुछ हमारी अपनी आंतरिक समस्याएं भी रही हैं। इसको कभी कोई नकार नहीं सकता। जहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी को ऐसा लगता रहा हो कि उसका अपमान हुआ,
और यदि ऐसा है तो कुछ लोगों ने राजनीति भी की इसके बल पे और उसका दोहन किया, लाभ उठाया। गलत चीज सदैव से गलत है। पहली बात, गलत को कभी भी आप सही ठहरा ही नहीं सकते। हर व्यक्ति का मान सम्मान है। और लोकगीत जब मैं गाकर ये बता रही हूं कि एक चिरैया तक कृष्ण की पटरानी को जवाब दे करके और धिक्कार के चली गई, और एक हिरणी दशरथ की पत्नी राम की माँ को श्राप दे के चली गई, तो हमारे यहाँ लोक कैसा रहा है? हमारे यहाँ तो लोग बड़ा उदार रहा है। हमारे यहाँ लोक में हर एक की सत्ता रही है, हर एक की शक्ति रही है, लेकिन दृष्टि जब मूर्खतापूर्ण हो जाए, जब साजिशें ही आपका अस्त्र बन जाए, तो आपको बांटने में इतना आनंद आने लगता है कि आप बांटते जाते हैं। और उस बांटने का तो बस वही है कि फिर वो भरपाई आने वाली पीढ़ियां करती हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां संभालती भी। और मुझे लगता है नई पीढ़ी संभालेगी, वो रचेगी। मैं आपको एक बिरहा सुना रही हूँ। बिरहा आपको पता है कि हमारे यहाँ यदुवंशी भाई लोग गाते हैं। और मैंने जब बिरहा सबसे पहले पेश किया तो मैं पुरुष बन करके नाची थी शो में, मूछे मूछे रख करके मैंने मंच पे इसको पेश किया। और आप उस गीत में यदि देखें उसके शब्द को, देखिए क्या ललकारने वाले। ये यदि जाति पाति होता, यदि भेदभाव होता या ऊंच नीच होती, तो किसी की हिम्मत है कहने की। पंचायत चल रही है और वहां पर बिरहा गायक कह रहा, अरे जहां पंच तहा परमेश्वर, जहां कुआं तह कीच, जहां पंच तहा परमेश्वर, जहां कुआं तह कीच, अरे हुई कीच का बना चबूतरा, जहां पंच नवावे शीस। क्या बढ़िया जीवन दर्शन है कि वहीं पर ललकार के कहता है कि पंचायत बैठी है, जहां पर पंचायत है, पंच बैठे, वहीं पर ईश्वर है। और जहां पर कुआं है, उसी के कीचड़ से बन के चबूतर बना है, यानी उस कीचड़ से बने चबूतरे के आगे ये पंच परमेश्वर भी सर अपना झुकाते हैं। क्या बात, आप सोचिए। क्या वो आगे पंचा बैठे मड़ाई मड़ाई, मड़ाई मड़ी मने कि उन पंच में एक राय नहीं है, कोई इधर है कोई उधर है। और आपको पता है कि रसूखदार लोग ही पंच बनते थे। उनके सामने विरहा गायकार है, पंचा बैठे मड़ाई मड़ाई, अरे छोट बड़ा एक तू, अरे केकरा मैं आरती उतारू मोरे राम जी, अरे केकरा मैं खोसू बेलई के फूल। मैं किसको मानू, क्योंकि राय एक नहीं है। ये उनकी तरफ है, ये उनकी तरफ है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसकी आरती उतारूं और किसके में जाके बेले का फूल खोसूं। ये जनता की क्या कहना चाहिए, लाचारगी उसकी वो है कि पंचायत। लेकिन पंच कैसे? कुएं से पानी उलीचा, वही कुआं जिससे कि जल, जो जल प्रतीक है प्यास का, ज्ञान का, और उसी से कीचड़ हुआ है, उसी कीचड़ से चबूतरा बनाया है। यही पंच के भीतर इस समय ईश्वर है। लेकिन मैं किसको मानूं किसको ना मानूं, ये आप इसको एक सटायरिकल कह ले कि इतना बड़ा व्यंग बाण, ये जहां पर भेदभाव रहा वहां पर कोई गा सकता है? ये बार बार मैं कहती हूँ कि लोक की दृष्टि से समाज को भी सीखने और समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये गीत कौन गाते थे, कौन इन गीतों को गा करके अपने घर में रौनक जगाता था। आज भी हमारी बिटिया का ब्याह हुआ, आज भी हमारी बिटिया को धोबन ने अपना सुहाग दिया, और अब ये पूरी मांग पूरी अपने सिंदूर से ऐसी रगड़ करके अपना सुहाग देती। ये कहीं पर लिखा नहीं है, ये कहीं शास्त्र मन्नत नहीं है, ये लेकिन लोक की मान्यता है। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में ऐसा हुआ, तो कोई कभी किसी की रोक टोक न। लेकिन इसका दूसरा क्या है कि इतना आदर सम्मान होता है, अलग नेग होता है, साथ बैठती हैं, जहां सारी सुहागिनों को मंडप के नीचे खिलाया जाता है, सबसे पहला आसन वहां धोबन का होता है। जहां पर पंडित बैठता है वहां पर धोबन बैठती है, और साथ में सारा कुछ होता है। ये भेदभाव हो तो ये हो सकता है। और सोचने की बात है, आप जो सब्जी खाते हैं, आप जो फल खाते हैं, वो कौन उगाता है? आप वो किस समाज से आता है? वो हमारे सबसे आदरणीय कोरी भाई लोग हैं, जो सब्जी का पूरा जगाने का काम करते हैं। आप मंदिर जाकर के माला अर्पण करते हैं, हमारे माली भाई। आप राजा बन के जो जियो, राजा बन के जो चलते हैं, हमारे धोबी भाइयों का परिश्रम है। तो ये श्रम का जिस समय सम्मान करना सीख जाएंगे, आप जाति का सम्मान करना सीख जाएंगे। और मैं सबसे कहना चाहूंगी, व्यक्ति
यदि समदर्शी हो, वसुधैव कुटुंब के वास्तव में अवधारणा में विश्वास करता हो और अपने हाथों के पराक्रम में विश्वास करता हो, तो वो अपने आप में कृष्ण का सबसे प्रिय पात्र है। कर्म करो, हाथ दिए गए कर्म करने के लिए। हम गाना गा रहे हैं, आप लिख रही हैं, कोई फौजी है वो जंग के मैदान पे। अब आज भारतीय फौज में तो आप देख ले सब जाति के लोग हैं, लेकिन वो तो क्षत्रियों का कार्य कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कर्म हमारे अच्छे हों और कर्म लोक और समाज को देते हुए हों, उनको समर्पित हों, ऐसे कर्म करें और बाकी बातों में कुछ नहीं रखा है। समाज अच्छा बनाए, सबल समाज हो और शिक्षा की दृष्टि बदले। शुभ रास्ता, तुम्हारी बात से मैं ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा में, हमारे यहाँ जो शिक्षा नीति में भी बिल्कुल। लोक संस्कृति पर बहुत अनिवार्य चैप्टर्स हो। अनिवार्य मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि जब बच्चा 12th में पढ़ने लगता है हिंदी साहित्य या बीए, तब एक चैप्टर लोक संगीत का होता है, जबकि आपको 8वें से 7वें से 6ठे से बच्चों को ये पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चा शायद दादी के संग अब रह भी नहीं रहा। तो जो बच्चा घर में भी नहीं देख रहा है, उसको पहला पाठ पता चला वो घाना में कितना कॉफी होता है ये तो अध्ययन कर रहा है, और वो रशा में रेल कैसे चलती है उसका अध्ययन कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर किस प्रकार के शुभ शगुन, रीति, परंपरा, नीति, क्या क्या चीजें रही हैं, इसको खारिज करा। स्कूलों में भी यही बताया जा रहा है, स्कूलों में भी कहा जा रहा है अंग्रेजी में बात करो, मातारी भी करे, खुद चाइना बात करे, क्योंकि वही कुंठा चली आ रही है। तो अपनी जड़ों से जुड़े रहने में अभिमान महसूस करें, अपने भारतीय होने में अभिमान महसूस करें। वो आपको आज यदि यदि पढ़ना शुरू करेंगे लोकगीतों को, तो दृष्टि ऐसी खुली की खुली रह जाएगी और तब समझ में आएगा कि आज हम तो आज भी कितने प्रिमिटिव, हम आज भी कितने कंजर्वेटिव और दकियानूस हैं, वो कितने आजाद थे। और अंत में एक नायिका के गीत से विदा लूंगी। शुभ रास्ता, जो आजकल कहते हैं ना कि छोटी छोटी उम्र में कि भाई लड़कियों को बड़ी आजादी, आजकल प्रेम उस जमाने में जहां चाहती थी वहां पे ब्याह नहीं हो पाता था, माता पिता कर देते थे। एक गीत है जिसमें आज की लिंगो में मैं कहूं तो लड़की प्रपोज कर रही। आपने नीलेश मिश्रा जी के यहाँ शायद ये गाया था। मैं चंपे की कलिया रे पिया फूल गुलाब तुम, मैं जंगल की हिरनी रे तुम पिया छतरी के पूत, उठाय बान काहे मारत नाही रे, मैं चंपे की कलिया रे पिया फूल गुलाब तुम, मैं चंपे की कलिया रे पिया फूल गुलाब तुम। और एक गाना मैं आपको और बता रही हूँ जहां पर बेटी अपने पिता से कह रही है मेरा विवाह नहीं अभी तक तय किया तुमने, क्यों नहीं मेरा विवाह तय किया। ये सशक्त स्त्री के स्वर है। जैसे आजकल की लड़कियों से पूछता है पिता, तो बेटी गाती है, नीर चुवत बाबा नीर चुवत है, नीर चुवत आधी रात, ऐसे बापैया कैसे निंदिया पारत है, अरे जेही घर कन्या कुंवारी रे, अरे नीर चुवत आधी रात। ऐसे बाप को नींद कैसे पड़ रही जिसके घर पे कन्या कुंवारी बैठी है। ये कमाल के ऐसे सशक्त स्वर स्त्रियों के मिलते हैं कि मुझे लगता है कभी कभी इन गीतों को देखे यदि कोई आकर के पढ़ना शुरू करे, समझना शुरू करे, तो शायद लगेगा कि अरे हम कितने गलत थे। और इसलिए मैं कहती हूँ कि शिक्षा के स्तर पे इसको कहीं ना कहीं सिलेबस में बेसिक एलिमेंट्री चीजों को लिए चलना साथ में बहुत जरूरी, नहीं तो गैप इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक समय आएगा हम समझाना चाहेंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे। वो ऑलरेडी आ चुका है, अभी भी जिन्होंने परिवार में नहीं देखा उनकी दृष्टि नहीं है वैसी। इनफैक्ट आपने जब ये गीत सुनाया तो मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारी
तरफ जो एक गीत गाया जाता है उसमें पिता जवाब देते हैं, वो रूरल इकोनॉमी से इसको जोड़ते हैं और कहते हैं, आवेदा लगन के बेरिया पके द धान गेमाई, ओही लगनिया बेटी करबो विवाह गेमाई। वो शायद इस महीने में वो बात कर रही होती है, फाग या चैत के समय ये कह रही होती है, और पिता कहते हैं कि बस लगन आने दो, धान आएगा घर पे और मैं ब्याह कर दूंगा तुम्हारा। और इस गीत में दूसरा है, इस गीत में यही है कि पिता कहता है कि ताले के पानी पताले गई बेटी, पुरई न गई कुम्भलाए। सूखा पड़ा हुआ है, वो ये अच्छा, कहता है कि सूखा पड़ गया, तालाब का पानी सूख गया, पुरईन यानी कि पूरा पत्ता घास तरुणाई जितनी है सब के सब बिल्कुल। गंगा जमुना बीच रेती पड़त है, अब बेटी रहा हूँ कुंवारी। गंगा जमुना भी सूख गई, बीच में उनकी रेत आ गई। अब आप तुमने बोला ही तो सुनो, गाने में लड़की क्या कहती है अपने पिता को, क्रोध आता उसको, तो वो कहती है, जा रे बबैया तोहरा अनधन सोनावा, अरे मारे लही सर गाय। वो अपने पिता को श्राप देती, तुम्हारा अनधन सोना भी जाए, सब कुछ जाए, और भाई को के लिए कोसती है, अरे बिहुरे बाबैया तोहरे राज दुल्हनावा, तुम्हारे जिन भाई के तुम मोह में इतने हो, वो भी तुमको बिसर जाए, वो तुमको भूल जाए। अरे जिन मौका राखी कुंवार, नीर चुवत आधी रात। फिर पिता बताता है कि तलवा के पनिया उमग आए बेटी, पुरई न हालरी। मतलब अब गंगा जमुना बीच नैया चलत है, अरिया बेटी रची बिया। तो ये अलग अलग विषय शब्द रहे होंगे, लेकिन विषय वही है कि एक बेटी और पिता के बीच का संवाद है कि मेरा विवाह करो पिता, मेरे ब्याह की उम्र हो गई है। आप इसके पहले कि जाए मालिनी जी, एक अंतिम सवाल जिसमें पे मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। जिस तरीके से लोग, बिहार का लोग, यूपी का लोग, सेम लोग अरुणाचल से जुड़ा हुआ है, सेम वही लोग आपको गुजरात में भी मिल जाता है, और इन सभी लोगों को हमारी अपनी दादियों ने अपने गीतों में ताने बाने की तरह गुथा है। तो ये जो नैरेटिव आता है कि इंडिया इज अ नेशन ऑफ मेनी नेशंस, ये नैरेटिव कैसे आ गया फिर? और इसका जो काट है हमारे अपने लोकगीतों में, जहाँ पे आपके थ्रू ही मुझे पता चला वाल्मीकि रामायण अरुणाचल में किस तरीके, सॉरी, रामायण अरुणाचल में किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, कंब ने उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया, जब सब कुछ एक था। हमारी दादियां जो कि कभी शिक्षा नहीं उनकी हुई, पढ़ना लिखना वो नहीं जानती, लेकिन उनको वो असम की राजकुमारी का पूरा उल्लेख पता है, उनको पता है कि गुजरात के प्रिंस से उनकी शादी हुई। तो कहाँ, कैसे इसको कैसे जोड़ा जाए? देखिए, हमारे यहाँ बोलते ही हैं, 3 कोस में बदले पानी, कोस कोस में बानी। तो एक तो आधारभूत सत्य ये है कि हमारी बोली भाषा बदलती जाती है, और बोली भाषा से गीत संगीत अछूते नहीं, रीति रिवाज भी बदलते जाते हैं, मूल आत्मा एक है। इसलिए विवाह का संस्कार कन्या से कुमारी से कश्मीर तक एक है। आप देखें, करने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब जगह सप्तपदी है, सब जगह वही विचार है, वैसे ही सब कुछ होता है। लेकिन चूंकि पीढ़ियों स्त्रियों ने अपने अपने घर, अपनी मर्यादा बड़ों के सिखाए के अनुसार किया, और कोई ग्रामर भी वही गठित करती थी, ग्रामर भी इसका व्याकरण भी वही गठित कर रही थी। उनकी सास ने कैसे बताया, सास को उनकी सास ने कैसे बताया। कई बार ये होता था कि जैसे मान लीजिए कोई अपने मायके आकर स्त्री रह गई, मान लीजिए वो विधवा है, या मान लीजिए कि पति अपने ससुराल में आकर के काम करने लगा, तो ससुराल में भी मायके की रीति चली गई। प्रयाग की लड़की रीवा ब्याह करके गई, बनारस की या गोरखपुर की बेटी पटना या भागलपुर ब्याह करके गई। तो जब ब्याह करके जाती, अपने संगीत रीति रिवाज त्योहार लोकाचार सब कुछ लेके जाती, तभी सब लोग कुछ भी शुरू होता है तो सबसे पहले कहते हैं, अच्छा हमरे खियन तो ऐसे हो, हमरे खियन तो ऐसे, हमारे यहाँ ये मैं तो आजिज आ गई सुन के, हमारे यहाँ, हमारे आपके यहाँ ऐसे होता, अच्छा हमारे यहाँ तो ये।
तो मुझे इतनी हंसी आती, क्योंकि वो जब ये हमारे यहाँ कह रही होती हैं तो मतलब जैसा उन्होंने देखा, लोक का मतलब यही है, जैसा उन्होंने देखा। और इसमें बहुत दुराग्रही नहीं बनना चाहिए, इसको थोड़ा सा विशाल हृदय के साथ स्वीकार करना चाहिए कि हर जगह धीरे 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 थोड़ी चीजें बदलती गई। अब आपके प्रश्न का जो, मैं इसको दो भागों में ले रही हूँ। जो आपने दूसरी बात की वो राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। जी। पहला वाला जो भाग है जिसको मैं अभी एड्रेस कर रही हूँ, वो एक बहुत बड़ी चिंता है। हम कभी कभी बोली को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर इतने आग्रही हो जाते हैं कि अपने क्षेत्र के वाद में पढ़ करके हम दरअसल कहीं ना कहीं बांट रहे होते हैं। हम कहीं कहीं और विभाजनकारी, हम तो और दूर ले जा रहे होते हैं। और इससे दुखद कोई बात नहीं हो सकती। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं मुझको कितने लोगों ने कहा कि ये भोजपुरी कैसे गा सकती हैं, ये तो अवध की है। और मुझे इतनी हंसी आती थी कि अवध के लोग क्या भोजपुरी नहीं गाते, हमारे यहाँ भी छठ होती है। मेरा तो बचपन ही गोरखपुर में बीता। गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है। एक बार भोजपुरी एकेडमी का मुझे जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पटना में, तो एक बहुत प्रमुख कलाकार, उन्होंने तो पूरा अपना सम्मान अम्मान वापस करने की पूरी वहां पर राजनीति शुरू कर दी। और पूरा उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं स्वीकारेंगे। क्या बिहार में लोग नहीं थे जो उत्तर प्रदेश से किसी कलाकार को ब्रांड एम्बेसडर लेना पड़ा? मैं जरूर इस बात का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि ये और फिर मैंने एक लेख लिखा था जो एडिटोरियल में आया था जागरण में, कि भोजपुरी क्या दो प्रदेशों की भाषा है? इसको आप दो प्रदेशों में अलग अलग करके बांटेंगे? जो असली भोजपुर क्षेत्र आज कहा जाता है, उसका इतिहास भी, कौन थे राजा भोज और कहाँ से आए थे, बिल्कुल। वो तो आपको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उसका इतिहास मिलता है। और वहां से आकर जब भोजपुर में आता है, ये तो राजनीतिक विभाजन 1943 के बाद हो गया कि कौन सा प्रदेश कहाँ पे 52 में हो गया। लेकिन जो भोजपुर क्षेत्र है, जो आपका आरा छपरा, उसी से लगा हुआ हमारे यहाँ गाजीपुर है, लगा हुआ आजमगढ़ है, देवरिया है। और वो सारी भाषा एक है। थोड़ा थोड़ा तो अंतर होगा ही, लेकिन भाषा एक है। तो ये कभी कभी हम भाषा के चक्कर में इतना ज्यादा, कि हमारे यहाँ भोजपुरी की आप बात करें तो भोजपुरी तक में यह है कि पटना में जो भोजपुरी बोली जाती है, और आपके भागलपुर में उधर मिथिला तो अलग हो गया, मिथिला में भी आप देखेंगे तो ठेठ मधुबनी की मैथिली अलग होगी, बाकी जगह की मैथिली अलग होगी। ऐसी हमारी अभी भाषा को लेकर के है। मैं इसको आज इसलिए एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे मैंने मंच देखे हैं, विश्व भोजपुरी सम्मेलन, ये वो। और वहां पर मैंने कई बार देखा इस चीज को लेके होड़ रहती है कि कैसे हर चीज को हम इसमें शामिल कर लें, कैसे हम ये कह दें कि मानस में भी ये हुआ है, ये तो कबीर जो लिखा ये भी यही है। अरे भैया, सीधा सा एक मतलब ये है, सारी आंचलिक बोलियां हमारी माए हैं। अवधी हो, भोजपुरी हो, कई जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा है ग्रंथ, लेकिन भोजपुरी के शब्द लिए हैं। तो लिया ही होगा, काशी में रहकर रचना करिए, बनारस में तो आदि वही बोली जाती है। कबीर कबीर की तो सदुक्कड़ी भाषा कही गई। तो भाषा के फेर में पढ़ करके मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत नाश किया है। हम वाकई में, जो तुमने बात का स्वयं जवाब दे दिया कि जब इतना भूगोल पता था, इतना लोगों को उस समय ज्ञान था कि गानों में जिक्र है कि कितने कितने गानों का जिक्र आता है। हम लोग के अपने गानों में मुंगेर का जिक्र आता है कितनी बार, मोतिहारी का जिक्र आता है गानों में, पटना, लखनऊ में गाने जाने वाले गानों में भी यह है कि वैद्य आएगा तो पटना से आएगा। क्योंकि उस जमाने में मुझे लगता है पूर्वांचल में पटना ही बड़ी जगह रही होगी जहाँ पे बीमारी रोग अजारी में सबसे पहले वैद्य आता होगा, तो नाम चल गया। तो कहीं से भी चुनरी है तो राजस्थान की ही होगी, जयपुर की ही होगी। हमारे यहाँ तो गीतों में हमेशा जोड़ करके भारतीयता को एक लग करके देखने की कोशिश हुई है। मैं आने वाले कलाकारों से ये कहूंगी कि जब भी वो कोशिश करें कि अब खांचों में ना बांटे, ये क्षेत्रवाद में या भाषावाद में असली क्षति तो देश की ही होती है। क्योंकि अभी तो जो है उनको उसको संवारना है। अब ये श्रेय लेने का समय नहीं है कि ये इसका था या उसका था। हम सब एक हैं। आज हमको कोरोना ने, लॉकडाउन ने दिखा दिया ना, कितने सारे हमारे भाई कहीं मुंबई में काम कर रहे थे, कहीं कोचीन में काम कर रहे थे। मैं तो रोज देख रही थी क्योंकि रोज लोग आ रहे थे, अगरतला में थे, कोहिमा से आ रहे हैं, लेह लद्दाख से आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में अपने परिश्रम, अपने पसीने की बूंदों से
सृजन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं पूरे भारतवर्ष में जाकर के। तो ये जब पसीना बटा है तो गीत संगीत भी वैसे ही बटा है। ये हम एक हो करके सोचने की कोशिश करें, और कोशिश ये भी करें कि चाहे वो हम सिर्फ अवधी और भोजपुरी की क्यों बात करें, पंजाब, दक्षिण भारत, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, आप जिस क्षेत्र से हो, बुंदेलखंड से रहने वाले हो, कहीं के भी हो, आप प्रयास करें अपने यहाँ की लोक संस्कृति की बातों को इकट्ठा करें, जोड़े, डॉक्यूमेंट करें, उसको गहराई से देखने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप बहुत बड़ा एक योगदान देते जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, और मैं दिल से ये कामना करती हूँ मालिनी जी कि आपकी आवाज सिर्फ मंच तक सीमित ना रहे। हम जैसे लोग आप में बहुत बहुत उम्मीद देखते हैं, बहुत दूर तक की उम्मीद देखते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।